गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट वेटिंग सब आ जाए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अदिति। गुड मॉर्निंग कुंदन। गुड आफ्टरनून रूपाली, मृदुल, प्रत्युष, रोहन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तुषार, गुड मॉर्निंग। We'll start class in a minute. Today we'll start new chapter, nuclei. I'm trying to share my screen थोड़ी difficulty है. Will take 2 minutes. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। आज का हमारा जो लेक्चर है वह न्यूक्लियाई। गुड इवनिंग एवरीवन। न्यूक्लियाई मींस प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल, तो डील करते हैं चैप्टर के साथ। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर जेई और बोर्ड्स। ठीक है, तो आज अपना डेट है 30 नवंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ो।
ये हमारा आज का लेक्चर इंडेक्स होगा, जहां बात करेंगे हम बेसिक न्यूक्लियस के बारे में, दूसरा उसके साइज और डेंसिटी के बारे में, तीसरा मास डिफेक्ट एंड चौथा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यही लेक्चर डिसाइड करेगा कि हम आगे कैसे इसको पढ़ेंगे हम इस चैप्टर। ठीक है, और ये बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक है, इसका कहीं से पुराना रिलेवेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। सबसे पहले टर्म आता है न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? रिप्लाई, किसने किया? बिल्कुल न्यू टॉपिक है आकाश। बताइए किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को? रदरफोर्ड। ग्रेट, रदरफोर्ड। ठीक है, हमने देखा था कंक्लूजन्स में कि हाउ रदरफोर्ड आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर है? इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो एक एटम ले लेते हैं, मान लिया हमने एक्स है कोई एटम, उसमें दो चीजें हमने नोट की, एक ए नोट किया और एक जेड नोट किया। अब ए क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? चलिए ओके, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं प्रोटॉन्स के नंबर को Z से। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स equals to Z equals to atomic number। atomic number आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हम लोग एटॉमिक नंबर को ही इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Z क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A क्या होता है? मास नंबर। A होता है टोटल नंबर of particles in the nucleus। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस। देखो ये चीज आप जानते हो बहुत। तो ए को कहते हैं सिंपल, ए को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक नया टर्म आता है न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? ये न्यूक्लियॉन्स क्या है? क्लियर है? तो न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? तो ए हो जाता है, अगर ए को लिखें तो सिंपल से कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को डिनोट करते हैं हम लोग Z से और न्यूट्रॉन्स को डिनोट करते हैं N से। ये क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग Z से और न्यूट्रॉन्स को डिनोट करते हैं हम लोग N से। तो जो आपका पूरा का पूरा A हो जाता है वो क्या हो जाता है? Z प्लस N। क्लियर है क्या? A इक्वल्स टू Z प्लस N। बोलिए क्लियर है क्या?
Is it clear to all of you? एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने लिया 40 CA 20, या इसको ऐसे ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, कोई x ले लिया 41 और 90, मान लीजिए ले लिया। तो अगर आपसे इसमें पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, यानी Z का नंबर कितना होगा, तो 19 होगा। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो क्या लिखेंगे 41। कोई अगर सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब मास नंबर। और अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो क्या लिखेंगे Z माइनस A, यानी कितना होगा 40, सॉरी A माइनस Z, ठीक है। एक सेकेंड, इक्वल्स टू 22। बोलिए क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? रोहन 41 लिखा है, 41 लिखा है। चलिए, क्लियर है क्या? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात किया, इसके बारे में आते हैं। हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और इन दोनों के ही मिलने से बनता क्या है, बिल्कुल आयुष, इन दोनों के मिलने से पूरा क्या बनता है, न्यूट्रॉन्स बनता है। क्लियर है? टोटल न्यूक्लियस बनता है हमारा, ठीक है। न्यूट्रॉन का अगर देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन गौर से देखोगे तो इसका होता है, एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6749286 into 10 to the power -27 kg। क्लियर है? मास ऑफ, अरे प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास भी लगभग सेम होता है, बट वी से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो हल्का सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या क्लियर है सबको? ठीक है। अगर इसको नोटेशन से लिखिए कितना अमाउंट में रिप्रेजेंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n नंबर, n से n इक्वल्स क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है? इन दोनों के मिलने की वजह से क्या बनता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस बनता है। क्लियर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है? बहुत माइन्यूटली, ठीक है। कितना होता है थोड़ी देर में पता भी चलेगा। क्या सब लोग क्लियर है? लिख लो सब लोग। ईशान इज सेइंग, ईशान, इजहान सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलाते हैं तो फाइनली हमारे पास पूरा न्यूक्लियस बनता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल, दोनों मिलकर के फाइनली क्या बनते हैं, पूरा का पूरा न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं बहुत ही कम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करनी हो अपने पास तो इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इक्वल टू 9.1 into 10 to the power -31 kg। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वेरी वेरी लेस देन कितना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट होता है, तो ऑलमोस्ट इसको मास के कंट्रीब्यूशन में हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, इतना कम है कि इसको इग्नोर कर दें। क्लियर है क्या?
डन, क्लियर सबको? तो ये अपना न्यूक्लियस के अंदर के दोनों पार्टिकल्स से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिवली चार्ज, एक को चैडविक ने डिस्कवर किया, दूसरे को गोल्डस्टोन ने डिस्कवर किया, ठीक है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल प्रत्युष से हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, नहीं, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, स्लाइटली, क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन करिए, मैं पोल लॉन्च करता हूं। अभी तक हमारे पास 9 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। We have got 13 response, बहुत बढ़िया, most of you are replying correctly. Last 30 seconds, जल्दी सब लोग रिप्लाई करें। Only got 17 रिप्लाई। एक न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? अभी पढ़ा है। मास नंबर बोले तो बेसिकली ए। क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है? क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है? क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है? नहीं। क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिपीट हो गया? ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। यानी न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? सब लोग बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। We have got 10 response in late. सब लोग as compared to, देखो 12C6 लिखा हुआ है, थोड़ा और क्लियरली लिखता हूं। 12 ऐसा एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, वो थोड़ा बदलेगा। इन दोनों में क्या चेंज है? इन दोनों में पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए। आकाश लास्ट में बात करते हैं इस पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम होगा, और प्रोटॉन्स का जितना नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन क्या चेंज हुआ है? मास नंबर तो बड़ा है,
तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? n इक्वल्स कितना होता है? a माइनस जेड। a कितना है? 12, z कितना है? 6, कितना हो गया? 6। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? a माइनस जेड, a कितना है? 14, z माइनस कितना है? 6, कितना हो गया? 8। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया है क्या? तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑप्शन होगा? बोलिए, क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रत्युष, क्लियर नहीं हुआ क्या? प्रत्युष क्या डाउट है, पूछो। हाउ कैन वी ऐड न्यूट्रॉन्स? ऐड नहीं किया, मैं बोल रहा हूं कि आइसोटोप एक तरीके का। आइसोटोप्स पढ़े हो ना? देखो क्या है, कैसे है, इसमें नहीं। आइसोटोप्स तो इनफिनिट पॉसिबल है। तो C12 एटम और C14 एटम एक्चुअली में आइसोटोप्स होते हैं। सी, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो आपका प्रोटॉन का नंबर सेम है क्योंकि कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी था और बाद में भी रहेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका मास नंबर बढ़ा है तो प्रोटॉन्स बढ़ा नहीं है, तो क्या बढ़ा होगा? न्यूट्रॉन्स ही बढ़ सकता है सिर्फ। बोलिए, क्लियर है क्या? रोहन, क्लियर है? अब आते हैं अपने कुछ अगले पार्ट पे, वो आता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये एक्चुअली समझो एक वेइंग मशीन है। एटॉमिक मास यूनिट एक तरीके से क्या यूज किया हमने एक वेइंग मशीन के तौर पे यूज किया टू मेजर लाइट पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सबों को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक एटम का कितना मास होगा, इसको रिप्रेजेंट यू से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या था? नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन AMU। क्लियर? इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? तो इट कैन बी डिफाइंड एज वन बाई 12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है? यही होता है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा? मास ऑफ कार्बन 12 एटम का मैं देख के लिख लेता हूँ, 1.992647 into 10 to the power minus 26 kg। क्लियर है? ये है मेरा मास ऑफ C12 एटम। क्लियर? ध्यान से देखना, ये हमेशा कंफ्यूज करता है अपने को। तो मुझे 1 AMU इक्वल्स टू कितना होगा? मास ऑफ C12 एटम बाई 12। क्लियर है क्या? ये हमने एक वेइंग मशीन बनाया। क्लियर? और हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया। हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है? ये आता है वैल्यू 1.66053 into 10 to the power minus 27 kg। क्लियर है? ये है मेरा 1 AMU का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 AMU का मतलब होता है 1.66053 into
10⁻⁻27 kg। अब आपको लगता है ये तो प्रोटॉन के मास के इक्वल ही है, तो प्रोटॉन का मास में कितना होना चाहिए? 1 AMU होना चाहिए। न्यूट्रॉन का भी मास लगभग कितना होगा? 1 AMU होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन के मास को AMU के टर्म्स में लिखें, अगर हम प्रोटॉन के मास को AMU के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे हम? प्रोटॉन के मास को जब AMU में लिखते हैं तो या मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर AMU में लिखते हैं हम लोग, AMU में लिखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसका वैल्यू होता है लगभग, इसका वैल्यू होता है 1.00866 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है 1.00866 U या एटॉमिक मास यूनिट। और प्रोटॉन का अगर मास देखते हैं तो प्रोटॉन का वैल्यू होता है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.00727 U। डिफरेंस समझ लीजिए। क्लियर कट दिख रहा है कौन ज्यादा हेवी है? बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है क्या? तो हम यहाँ पे बड़ा आराम से यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.00727 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.00866 U। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका भी मास कितना होता है एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में? उसका एटॉमिक मास के टर्म में कितना होना चाहिए? तो होता है 0.00055 U। बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसको इग्नोर करके चलते हैं हम लोग। बोलिए क्लियर है क्या? इट इज वेरी लेस, हेंस वी कैन इग्नोर दिस मास। हमारे पास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का तो बहुत ही क्लियर है कि न्यूट्रॉन हेवी है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही लाइट है, उसका मास बहुत ही कंपेरेबल भी नहीं है, बहुत इग्नोरेबल है, बहुत कम मास है उसका। क्लियर है क्या? सब लोग उसको लिख लीजिए इस स्लाइड में, ठीक है? याद रखिएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU का एक और यूनिट होता है एनर्जी के टर्म में, वो होता है नहीं 9 पर नहीं, क्या बोल रहे हो ना, गलत अदिति, कोई डिफरेंस नहीं है श्रेयस। U एंड AMU सेम ही चीज है, AMU का यूनिट है U, जनरली U ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो कितना हो गया? 1 AMU इक्वल्स 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और आज इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AMU का एक और एनर्जी के टर्म में यूनिट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। एकदम चीजों पे ध्यान दो तुम। बोलिए क्लियर है सबको इतना? नहीं 0.0055 जीरो है, ये 0 है, ठीक है? ये है मेरा एटॉमिक मास यूनिट। मुझे लगता है कि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है U और ग्राम में। क्या सबको किसी को क्लैरिटी है कि U और ग्राम में क्या फर्क होता है? 1 U और 1 ग्राम में क्या फर्क है? कोई बताएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये फिजिक्स के लिहाज से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम आ जाएगा केमिस्ट्री। याद रखना, एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 ग्राम। ये एटॉमिक मास होता है और ये मोलर मास होगा। अगर ये 1 U अगर आपका एटॉमिक मास है तो ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम मोलर मास हो जाएगा। तो कुछ नहीं करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या सबको?
सेम चीज होता है राघव, UAMU यूनिट होता है, क्लियर है क्या? 1U को अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 ग्राम मिलेगा, क्लियर है? यानी एक एटम का और एक मोल का, एक मोल एटम का, यही फर्क होता है, क्लियर है? इसीलिए बहुत ही कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो, कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं जो हमारे लिए काम के हो सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आता है आइसोटोप्स। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? बता दो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम आइसोटोप? चलो कुछ लोगों को सुना है, बढ़िया, काफी लोग हाथ पे उठा रहे हैं। अब ये होता क्या आइसोटोप? सीधा सीधा सबके दिमाग में हो, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, यही होता है ना? मैं अगर बोलूं, अगर इसका इतना कहानी वाली जो लिखा हुआ है उसके बजाय सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्लियर है? देखते हैं क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है, मास नंबर कितना हो गया? 2। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लियर है? ये हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6, क्लियर है? ये सब किसके आइसोटोप्स है? कार्बन के आइसोटोप्स है। वो सब क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप, क्लियर है क्या? बोलिए, सबको क्लियर है क्या आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्लियर? ये होता है अपना आइसोटोप्स। अगला आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? तो सिंपल, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देख लेते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखना है, मैंने क्या लिया? एक्स लिया, और एक लिया वाई लिया। बोलिए, क्लियर है? हमने क्या लिया? एक एक्स एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19, और मास नंबर कितना है? 40। दूसरा लिया वाई जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20, और मास नंबर कितना है? 41। अब मुझे बताओ कि इस केस में मैं पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? चलिए 40 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 21। इसमें भी कितना हो जाएगा इनका वैल्यू? 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 21। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या इन दोनों को हम लोग आइसोटोन्स कह सकते हैं क्या? बोलिए, क्या इन दोनों को हम लोग आइसोटोन्स कह सकते हैं क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है ना, तो बोथ क्या है? दोनों क्या है? आइसोटोन्स है, क्लियर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। आगे बढ़ो, एक है आइसोबार, ठीक है? एक है आइसोबार। आइसोबार का कितना होता है? बोल रहा हूं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल बताइए, क्या ये दोनों आइसोबार्स है क्या?
क्या ये दोनों आइसोबार्स हैं क्या? दोनों का मास नंबर कितना है? 14 है, बट एटॉमिक नंबर कितना है? 6 एंड 7। तो हम दोनों क्या कह सकते हैं? आइसोबार्स हैं। क्लियर है? केमिस्ट्री में एक और ऐड हो जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। वो जनरली आयंस के लिए होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? क्या इस तरह के बेसिक डेफिनेशन सबको क्लियर है? सब रिपीट है, कोई नया चीज तो है नहीं। अभी तक मैंने कुछ नया तो पढ़ाया नहीं है, सब रिपीट ही किया है। पंकज बिल्कुल सही है, दोनों का मास में 40 होता है। प्रखर डिफरेंट एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है प्रखर। एलिमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल आकाश। क्या सबको ये आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स क्लियर है क्या? ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, हमने पढ़ा बेसिक न्यूक्लियस क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात की। न्यूक्लियस अंदर में कैसा बना होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट्स में कितना कितना मास होगा दोनों का, कौन हेवी होगा कौन लाइट होगा। क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चंस किया हमने, उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा जो जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ की डेफिनेशंस पढ़े, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स के। क्लियर है क्या? अब हम लोग आते हैं अपने सबसे एक बड़े बड़े टॉपिक जो चंक्स है उसमें आता है सेकंड पार्ट पे, वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस भी क्या स्फेरिकल शेप का ही चीज है कुछ। सर जो मास है उसको डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक याद रखते हैं? प्रत्युष जितना रखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद रखना चाहिए पूरा। ठीक है, एटलीस्ट 5 से 6 डिजिट तक। ठीक है, वो याद रखो, बस उतना एक्सपेक्ट करता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस भी क्या एक स्फेरिकल शेप में। अच्छा, लास्ट स्लाइड प्लीज, लिखना है क्या? लिख लो। डन, लिख लिया? ठीक है, चलो अब साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? तो एक मान लेते हैं, एक एटम लिया हमने, कुछ एक्स लिया, इसका मास नंबर कितना ए था और एटॉमिक नंबर कितना था, जेड था। ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा, इसका इसके पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तब इसके न्यूक्लियस के साइज को लेकर अगर बात करें तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, कुछ आर है। तो हमने देखा जो इसका न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो है मास नंबर। कितने अंदर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी किस पे डिपेंड किया? मास नंबर पे। तो R was directly proportional to A to the power 1/3, A to the power 1/3। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो R इक्वल्स टू A to the power 1/3 है, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया? बोले क्लियर है क्या? R इक्वल्स टू R नॉट A to the power 1/3। क्लियर है? क्या सबको क्लियर है रेडियस? अब आपके मन में एक सवाल आता है कि ये रेडियस आर नॉट की वैल्यू कितनी है? इसका वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। याद रखिएगा जो रेडियस होता है वो फर्मी लेवल पे होता है। फर्मी का मतलब 10 टू द पावर -15। इसको 1.2 एफएम भी कह सकते हैं, कई जगह 1.1 भी लिखता है। उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जो रेडियस किसी भी न्यूक्लियस का है वो कितना होगा, वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने ले लिया 12 6 ले लिया हमने, ठीक है, अगर हमने 12 ले लिया तो आर इक्वल्स टू कितना होगा? कितना होगा? आर नॉट 12 टू द पावर 1/3।
3, फिर 12 टू द पावर 1/3, ये होगा मेरा रेडियस। क्लियर है? अब r नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.2 into 10 to the power -15 मीटर। क्लियर है? 1 फर्मी का मतलब होता है आकाश 10 to the power -15 मीटर। फर्मी इतना नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्युष कह रहा है कि 12 मत दिए 27 लीजिए। अरे मैंने एग्जांपल दिया है बस, ठीक है? 27 में कोई होना भी तो चाहिए। तो क्या सब लोग कैलकुलेट कर लोगे न्यूक्लियस का साइज? अगर मैं आपको किसी न्यूक्लियस का मास नंबर दे दूं तो आप उसका रेडियस निकाल सकते हो? बोलिए। If I give mass number of nuclei, then you can easily calculate its radius simply depending upon mass number. क्या सबको ये रेडियस का फैक्टर क्लियर है क्या? प्रखर ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये कहां से आया इस पे बात नहीं करेंगे। कन्हैया से एक बार फिर से, कन्हैया मैं कह रहा हूं एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ये है, उसका जो रेडियस होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूं जिसको भी डाउट है समझिए जल्दी से। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर क्या है, ये है। हम कह रहे हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास नंबर, यानी a टू द पावर 1/3। तो r इक्वल्स कितना हो जाएगा? a टू द पावर 1/3। क्लियर है? r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/3 हो गया। वेयर r नॉट की वैल्यू कितनी है? टेन टू द पावर -15 मीटर। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है सबको रेडियस? ठीक है, अब मास नंबर देंगे, आप रेडियस कैलकुलेट कर लो किसी भी चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के साइज का जो 1.2 है, बिल्कुल 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग रेडियस का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पोल लॉन्च कर देता हूं। हुआ? ओएस 189 है, कोई भी है, तुमको क्या मतलब ओएस से? एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस r इक्वल्स टू, इसका रेडियस जो है वो
वो क्या है 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ ओएस। क्लियर? अब मेरे को रेडियस आर कितना है वो पता नहीं किस एलिमेंट का है, मान लेते हैं आर नॉट ए टू द पावर 1/3 है, और रेडियस ऑफ ओएस कितना होगा आर इंटू ओएस का कितना है 189, आर नॉट इंटू 189 टू द पावर 1/3 होगा। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं। कैंसिल हो गया, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, कितना होगा बताओ? ए हो जाएगा 1/27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। बताओ मास नंबर 7 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, किसका होता है? लिथियम का होगा क्या सब लोग? लिथियम। बताओ लिथियम का होगा? लिथियम का मास नंबर कितना होता है 7, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7 पढ़ा होगा। लिथियम का कितना होता था 7.3 होता था क्या? बोलिए आया समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास नंबर की वैल्यू आगे 7 किसका होता है चेक कर लेना था। ठीक है, हिंट क्या दिया होता कि उस एलिमेंट का जो रेडियस है वो ओएस के रेडियस के 1/3 है। हिंट यूज कर लिया, वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, मान लेते हैं एक हमने न्यूक्लियर ले लिया जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। क्लियर है? न्यूक्लियस, हम इसका डेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अब मैं आता हूं एक एक करके कि डेंसिटी मास कितना होगा। तो मैं कह सकता हूं मास नंबर ए, मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट सेम है, तो इनटू लिख देते हैं ए इंटू 1.00866 समथिंग टाइप। ठीक है, ये कितना हो गया? एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। क्लियर है? इतना मास नंबर इनटू क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। चाहे तो इसको हम लोग बदल सकते हैं ग्राम में बड़े आराम से। क्लियर है? बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम अगर देखें तो पहले तो रेडियस कितना होगा? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होगा। अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब कितना होगा? 4/3 पाई क्लियर? 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब इनटू क्या हो जाएगा? ए। तो मैंने क्या किया? पुट कर दिया। तो कितना हो गया भाई? वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब इनटू ए। ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बच रहा है? 1.00866 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी वाला पार्ट लिख लेते हैं। केजी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा? 4/3
पाई आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का होल क्यूब। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 टू द पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। सबसे बड़ी बात कि हमारा डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मास नंबर बिल्कुल सही बोला है आपने कि हमारा ए तो है ही नहीं। तो सबसे जो बड़ा पॉइंट है, it do not depend on मास नंबर। यानी हर एक न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी मेरा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, सबके लिए जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा, सेम होगा, बहुत ही हाई होगा। 3 into 10 to the power 17 kg per meter cube is a very high density, clear है? 3 into 10 to the power 17 kg per meter cube is the density of any of the nucleus present. बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी बिल्कुल सेम होती है, वो मास नंबर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम, चाहे वो 10 एटॉमिक नंबर का हो, चाहे वो 100 एटॉमिक नंबर का हो, सबका डेंसिटी बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बहुत ही हाई होगा, 3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। क्लियर है क्या? थ्री होगा। मास में दिक्कत आ रही है। देखो एक्चुअल प्रैक्टिस में मास अगर कोई समझदार इंसान होगा तो कैसे लिखेगा, वो क्या कहेगा, वो लिखेगा मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो कहेगा कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखोगे। अब मैं मान लेता हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना ही वेरी करता है, सेम ही होता है लगभग, तो दोनों अगर सेम मान लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक ही तरह का सारा पार्टिकल है, A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन मान लो या प्रोटॉन जो भी मान लो, क्लियर है? डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर नॉट का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है क्या? सॉल्व करना आसान है। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, मास और साइज और डेंसिटी का? ठीक है, चलिए अब आते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, ये मास डिफेक्ट क्या था समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या सोचा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। तो प्रीवियस लेक्चर शायद देखो क्या लिखना है, बोलो लिख लो, जिसको भी लिखना है वो लिख लो। शायद लिख लेना तो बताओ। डन, बढ़िया। अभिषेक इज सेइंग सर 2 into 10 to the power 17 kg per meter cube होगा। आई एम जस्ट चेकिंग, मैं चेक कर लेता हूँ। एनसीईआरटी का डेटा जो भी होगा, जनरली हर जगह ऑर्डर दिया होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। कई जगह पे 2.3 दिया हुआ है, ठीक है, 2.3 दिया हुआ है और किसी बुक में 2.7 दिया गया है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको एडिट करना भी चाहते हो, मैं एनसीईआरटी का डेटा लिख देता हूँ, एनसीईआरटी का डेटा लिख देता हूँ, 2.3 लिख देता हूँ। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है काफी।
अदिति राशन सर, न्यूट्रॉन का मास AMU के टर्म्स में क्यों लिखे? देखो मैं क्या, मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, सीधा सा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो क्यों लिखे, सही बात है, सीधे सीधे पूरा का पूरा मास ऑफ न्यूट्रॉन ही लिख देते, ठीक है। AMU में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप मुझे बोल रहे हो ना कि सर ये AMU में लिखने की क्या जरूरत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे आप जो कह रहे हो कि हम पूरा का पूरा जो ये आपको दिख रहा है, ये सीधा सीधा A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देते। ए अपने को पता है, ए अपने क्या लिखना था अपने को, ए तो कैंसिल आउट हो चुका था ना, ए तो कैंसिल आउट हो चुका था ए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना था ना, तो सीधे सीधे मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते थे, जो भी हमने देखा था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो भी देखा था बिल्कुल लिख सकते थे। क्लियर है, नहीं लिखने की जरूरत है अदिति, वी कैन राइट सीधे सीधे मास ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। ठीक है, अब आदत बनाने के लिए सिर्फ कर रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट की, ठीक है। तो मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, XAZ, एक न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस बेसिकली क्या एज्यूम करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस बेसिकली क्या बना है, दो चीजों से बना होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। तो आप बोलोगे कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, Z, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, A-Z। यानी आप कहोगे कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, Z, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, N, ठीक है। Z प्रोटॉन और A-Z न्यूट्रॉन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना हुआ है। तो आप सीधा रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन must be equal to must be mass of nucleus, क्लियर है, must be equal to mass, सिंपल सी बात है, 10 रुपए है तो 4 + 6 10 है, क्लियर है। तो हमने सोचा कि अगर मैं बोलूं कि ऑब्जर्व्ड मास कितना होगा, मास ऑब्जर्व्ड कितना होगा, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मास कितना होगा हमारा, ऑब्जर्व्ड मास कितना होना चाहिए, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑब्जर्व्ड लिखने से अच्छा है, लिख सकते हैं यहां पे एक्सपेक्टेड, ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि इतना मास होना चाहिए। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, न्यूक्लियस का मास होना चाहिए Z मास इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A इंटू Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए, क्लियर है क्या? मुझे बताओ, क्या सबको ये बात क्लियर है कि आपका एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर। लेकिन ये देखा गया कि जो एक्चुअल मास था, एक्चुअल मास जो था वो एक्सपेक्टेड मास से इक्वल नहीं था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए कि हमने सोचा कि अगर मान लीजिए मेरा न्यूक्लियस, हम थॉट के साथ चल रहे हैं कि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना है और इन दोनों का मास को अगर सम करेंगे तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। हमने क्या देखा कि एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास के इक्वल नहीं है, बल्कि एक्चुअल मास जो है, एक्चुअल मास जो है वो लेस देन है एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास। ये तो वही बात हो गई कि अगर 4 रुपए प्लस 6 रुपए ऐड करेंगे तो रिजल्ट में मुझे 9 रुपए मिल रहा है, तो 1 रुपया गया कहां, क्लियर है क्या? ये तो करप्शन है प्रॉपर, ये तो इंडियन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, कि हमने 5 रुपए दिया फिर 6 रुपए दिया, बोला आप टोटल कितने हुए, बोला 10 रुपए हुए, कब मिला मुझे?
दो चीजों को सम करके जो पूरे एक्सपेक्टेशन था हमारा, हमें एक्चुअली में उतना मास नहीं मिला, बल्कि हमें कुछ कम मिला। तो ये जो कम मास मिला, ये क्यों मिला, इसके बारे में अलग बात करेंगे। कितना मिला, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, यही पे टर्म आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट जो होता है, डेल्टा एम इक्वल्स टू कहते हैं एक्सपेक्टेड मास माइनस एम एक्चुअल। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, एक्सपेक्टेड मास को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं एम माइनस एक्चुअल मास। एक्सपेक्टेड मास सॉरी कितना होगा, एक सेकंड, जस्ट एक्सपेक्टेड मास क्या लिख सकते हैं, z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, क्या क्लियर है सबको? दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट इन एनी ऑफ द न्यूक्लियस। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे मास डिफेक्ट का? ठीक है, डेफिनेशन लिखना जरूरी है। इट कैन बी डिफाइंड एज difference in mass क्लियर है सबको? क्या सबको मास डिफेक्ट क्लियर है क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस इन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो हम जा लिख सकते हैं डेल्टा एम इक्वल्स टू एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल। सब लोग लिख लो जल्दी से इसको। यह है मास डिफेक्ट। क्यों हुआ इस पे बात नहीं करेंगे हम, क्यों हुआ इस पे बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ इस पे बात करेंगे कितना हुआ अभी। दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हुआ उस पे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, कहोगे तो मैं थोड़ा साफ भी लिख दूंगा। We expected न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, वेयर m expected was equal to z into mass of proton plus a minus z into mass of neutron। बोलिए क्लियर है? एक्सपेक्टेड मास, एक्चुअल मास। ठीक है, इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, इट कैन बी मेजर्ड experimentally by atomic
स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डिवाइस है एटॉमिक वेट मेजर करने के लिए, ठीक है? क्लियर है क्या? सर न्यूक्लियस हमारी एक्सपेक्टेशन से हल्का निकला है। सर एम एक्चुअल तो क्वेश्चन में दिया होता है ना, बिल्कुल एक्चुअल मास दिया होता है जनरली क्वेश्चन में। क्लियर है सबको? मास डिफरेंस समझ में आ गया क्या? कैन वी मूव अहेड? भाई चैट में रिप्लाई करो या कहीं तो रिप्लाई करो, तो ही आगे बढ़ेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, ठीक है? वो क्यों मास कम हुआ अब समझ में आएगा। 15 दिन हर्षित, सिलेबस 15 दिन में खत्म हो जाएगा। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमें यूज करना है, तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइंस्टाइन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप दिया, ठीक है? आइंस्टाइन ने क्या दिया? एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, ठीक है? He gave energy mass equivalence, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं इक्विवेलेंस। क्या था ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस? तो आइंस्टाइन ने कहा कि कोई भी मास जो होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। मास भी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एंड एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। दैट वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे ज्यादा यूज न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। क्लियर है? व्हाट ही सेड कि E equals to mc स्क्वायर। क्लियर है? व्हाट ही सेड कि कोई भी एनर्जी जो है वो मास से रिलेटेड है, यानी m अगर मास में आपको दे दूं तो उसमें c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगा। और अगर मैं एनर्जी दे दूं आपको तो आप उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो E इक्वल्स टू, आइंस्टाइन ने कहा कि हर मास जो है वो इंटर कन्वर्टिबल टू है एनर्जी, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। बोलिए लॉजिक, ये बात समझ में आ रही है क्या? आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर, ठीक है? एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर। क्लियर? दैट एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर। इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर, और लिख सकते हैं मास is also a form of energy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बिल्कुल, आइंस्टाइन ने कई सारे एनालिसिस के थ्रू प्रूफ किया और सबसे जल्दी प्रूफ तो अभी तुरंत आने वाला है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि जो मास होता है किसी बॉडी का, वो मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलिए क्लियर है? फिर रिलेशनशिप क्या है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसको थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। क्या क्लियर है सबको ये चीज?
क्या ये बात आपको अब समझ में आ रहा है कि वो बचा वाला एनर्जी कहाँ गया? हमने जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाया हम लोग, तो जो कुछ पार्ट ऑफ मास क्या हो गया, डिफेक्ट मास किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी, क्योंकि हमारा पहले मास ज्यादा था और बाद में मास कम है, तो मास जो कम हुआ है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है मास डिफेक्ट का क्या हुआ? मास डिफेक्ट जो हो गया, मास जो चेंज हुआ, वो क्या हो गया? हीट या एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड इट रिलीज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलिए, क्लियर है क्या? तो मैं आपको, अब मैं आता हूं राघव, समझाता हूं, ठीक है? क्या होते हैं, अब समझाता हूं इसको। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और अब समझ में आएगा मास क्यों कम हुआ। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ प्रोटॉन्स थे, मेरे पास जो प्रोटॉन थे जेड नंबर्स में, ठीक है, जेड नंबर में प्रोटॉन्स थे मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुछ न्यूट्रॉन्स भी थे, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ए माइनस जेड नंबर में न्यूट्रॉन्स भी थे। क्लियर? फाइनली दोनों कंबाइन होकर क्या बने? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस बन गया। दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, एक्स। क्लियर? तो दोनों का ऐड होगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड मास एम एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? एम एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक्सपेक्टेशन था मेरा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा और x का मास कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। लेकिन जब दोनों मासेस कंबाइन हुए तो वो दोनों क्या हो गए? सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन हुए तो आखिर किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो अट्रैक्टेड होंगे ना, किसी ना किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अट्रैक्टेड होंगे, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जब आप अट्रैक्टेड होते हो तब आपकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, स्टेबलाइज होते हो आप, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी ना। आप सीधा समझ लो, आप ये मास जितना भी प्रोटॉन का है ये भी एक एनर्जी है और ये भी क्या है? एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी डिक्रीज होनी है, तो जो E3 होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2 से कम होगा। सारे मास को एनर्जी की तरह सोचो कि दोनों क्या एनर्जी कंबाइन होते हैं और कुछ एनर्जी क्या होगा? कुछ एनर्जी डिक्रीज होना है तो एनर्जी क्या होगा? देखो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े, जो हम स्टेबल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर? तो एनर्जी रिलीज होगा तो कहां से एनर्जी आएगा? मास से ही तो एनर्जी आएगा। ठीक है, तो जो हमने देखा कि m एक्चुअल था, ये एक्चुअल मास था और एक्सपेक्टेड मास था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा m है। डेल्टा m कितना हो गया? m माइनस, ये मेरा एक्चुअल में मास डिफेक्ट है। बिल्कुल सही है रोहन, बिल्कुल सही है। लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी को लूज कर गया। क्लियर है? तो डेल्टा एम क्या हो गया? मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब, ये बाइंडिंग एनर्जी का क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है उसी के मास के इक्विवेलेंट जो हमने एनर्जी क्या कर दिया? लूज कर दिया। डेल्टा एम सी
Guys, just a second. बस एंड करूंगा क्लास को 2 मिनट में, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, अब खत्म ही करूंगा क्लास को। तो मैंने बोला जो मास का डिफेक्ट हुआ, जो मास में डिक्रीज हुआ, वो डिक्रीज्ड मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो मास, उस मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? यही पे एंड करूंगा टॉपिक को। मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। क्लियर है? इसी से अब वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा और डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। सी क्या है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सी को लेके कंफ्यूजन है। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए रखर, नेक्स्ट क्लास में बाइंडिंग एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर था, इसी को आगे बढ़ेंगे। एनर्जी रिलीज हुआ, क्या कुछ का कोई और डेफिनेशन बन सकता है? इन सब चीजों पर अगले क्लास में बात करेंगे। चलो, बाकी हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द क्लास। आपकी एक और क्लास होगी, आप उसके लिए प्रिपेयर